Hi, Preenajan welcomes you all the last day of the third national webinar cum talk show organized by the Law Scholar Independent Society. Here we allow a few people only, but the full session will be uploaded on YouTube and others can see on that. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier. Wish you were better. Today's topic is career counseling and tips to pass CSE, Civil Services exam. And for this discussion, we have Mr. Sanjay Sinha with us. He's the director of Shri Ram IAS Study Center, Delhi. He has more than 22 years of teaching experience of Civil Services exam. He's a reputed educationalist because of whom many students have passed CSE. Now I request the president and founder of LSIS to please continue. A very good afternoon to everyone and नमस्कार टू सिन्हा सर। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए एक वक्त निकाला और आप एक दिल्ली की एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो छोटे शहरों तक लेके आने के लिए आपने हमारा स्वागत स्वीकार किया। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी इस माध्यम से इस ऐप पे हम लिमिटेड हैं, पर जो भी बच्चे हमें फॉलो करते हैं या जो हमें देख रहे हैं या जो हमें आगे देखेंगे, आज का जो लास्ट सेशन है वो किसी कारण से हमने दोबारा सिविल सर्विसेज पे रखा है, क्योंकि आपने एक छोटे शहरों की गाइडलाइंस देख ली थी 2 दिन पहले। अब आप जो प्रतिष्ठित जगह है पूरे भारत की, मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली, जहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का, हर एक उस बच्चे का जो बचपन से एक लगाव होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक प्रतिष्ठित जॉब का हिस्सा बनना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो वहां के एक्सपर्ट बहुत से 90% बच्चे ऐसे हैं जो भारत में जो उस जगह पे जाके उन चीजों को सीख नहीं पाते हैं, उनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाता है। तो सिर्फ अब ये ख्वाब आपका ख्वाब नहीं है, आपके लिए हम एक सोशल सर्विस के माध्यम से सर तक पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट करी और उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने उस चीज का स्वागत करा और आज हम सर के साथ यहाँ मौजूद हैं। सिन्हा सर, मेरा पर्सनली सर से बहुत इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने हमेशा से हमारे ऊपर एक शिक्षक के रूप में कृपा रखी है, तो मैं उनका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अगर सर आप रेडी हैं तो हम अपने क्वेश्चन को एक टॉक राउंड की तरह आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो पोल्स के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। हम अपने मेंबर्स, अपनी सोसाइटीज के अकॉर्डिंग पोल्स करवाते हैं। जिन बच्चों को जिन पोर्शंस पे जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होती है वो हम उनके माध्यम से उनके सामने, उनके स्पीकर्स के सामने, आइडियलिस्टिक पर्सन के सामने रखते हैं और उनके जवाब जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसा कि हमारा सेशन सिविल सर्विसेज करियर गाइडलाइंस के ऊपर सेकंड राउंड है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हम सर से पूछेंगे और आशा करते हैं कि आप सब लोग उसके जवाब पाएंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से ये था कि जैसा कि हम सब देखते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या है, पर अगर हम बात करें कि ग्रामीण भूमि से आने वाले निर्धन विद्यार्थियों की जो अपने मन में सपना सजोए हुए हैं आईएएस पीसीएस बनने का, वो ऐसा सपना कि वो क्या करें, किस तरीके से पूरा कर पाए, और वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, शायद इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा रूरल एरिया से भी 60% एरिया जो है वो रूरल एरिया में निवास करता है। तो सर, उनको क्या टिप्स है और वो किस तरीके से उस स्थान पर रहकर तैयारी कर सकते हैं? ओवर टू यू सर। मैं आपको पूरा सिलेबस का आउटलुक दे दे रहा हूँ। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं पूरा एक आउटलुक दे दे रहा हूँ कि आप बिना फाइनेंशियल सपोर्ट का आप घर पे बैठे पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो सिलेबस क्या है, उसमें कौन सी किताबें आप रेफर करें और कैसे स्टडी करें, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन उसे उस रूप में उसे अप्लाई करनी होगी, सबसे पहली बात है। सो वी विल डिस्कस डिटेल इन सिलेबस हाउ टू ड्रेस इट। राइट, तो सबसे पहली बात, आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, at first prelims examination, and prelims examination is actually a spelling test and it has 2 things, that is GS first
and GA second. GA second is commonly called CSAT, Civil Services Aptitude Test. The objective of CSAT is to understand that that candidate has caliber of aptitude to become a civil servant or not. Right. It contains 100 questions for 200 marks, and it contains 80 questions for 200 marks. And this, the paper of the second paper is actually qualifying nature, and you have to achieve only 33%. The content of the first paper is history, geography, science, and economy, IR, quality, constitution, governance, public policy, social justice, PRI, and types. Estimates, ancient history, medieval, modern, and world history. यानी हिस्ट्री में आपके 4 कंपोनेंट होंगे, एंड ज्योग्राफी है 3 कंपोनेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, and maths studies. 3 objects. And science has component general science and technology. Presently, UCSC emphasizes technology not for general science, but without understanding of general science, it is not possible to understand the technology. And economy. Economy has 2 circumstances. Some theory part and application in Indian concern. And polity, constitution, governance, public policy for the current phases, and social justice and care. ये डायमेंशन आपके हैं ये फर्स्ट पेपर की, एंड ये सेकंड पेपर है comprehension, communication, decision making, and numeration. इसका कंपोनेंट ये है, इसमें आप 33% लाइए, इसमें more than 50% लाइए, and 130 the negative marking, and both paper is objectives multiple choice questions are there. ये multiple choice questions होगा. And what is the syllabus? The syllabus of GS paper is corresponding to syllabus GS first, second, and third. And after qualifying prelims examination, we have to appear in the mains examination. One of the Indian language, suppose that Hindi, you have to qualify. The syllabus of the Hindi is Hindi Vyakaran or Rachana. It contains 300 marks, but that is the qualifying, that is 25% only, and another is the English language. Same syllabus is grammar and composition, and it contains
300 marks, but nature is qualifying 25%. इसमें हिंदी व्याकरण इतना होगा, इसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन होगा। दोनों का सिलेबस मीडियम इज डिफरेंट। और सिलेबस ये है you have to write short essay, comprehension, thesis, translation, and grammatical errors. यानी शॉर्ट टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिस होगा, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एंड ग्रामेटिकल एरर्स both in Hindi and English. And after that, we have to opt one of the subject. Any subject you can opt as an option subject. कोई भी subject का एक option होगा. And every option has two papers, first and second paper. Each paper contains 250 marks. So total value of the marks is 500. And every paper you have to write about 14 to 15 questions, and that is the descriptive in nature, and it contains a value of the marks is 10 to 25. And the general studies. General studies has 4 papers. GS first, GS second, GS third, and GS fourth. GS first has actually mainly two components: history and geography. H for history, G for geography. That is corresponding in the preliminary examination. And GS second has polity, constitutions. GS third, science and economy. GS fourth, ethics, aptitude, etc. ये GS फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है का वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये GS फर्स्ट है. And the syllabus for GS fourth paper is very corresponding with GS second paper at CSET. उसका so study required means component based, and after that one of the optional paper is essay paper, not optional, essay. You have to write 2 essays. Each essay contains 125. So total value of the marks is 250. And interview is also part of the mains examination. It contains 225 marks. And the GS, this section contains 1000. So total value of the mark is 2025 if you take off 1000 marks, then you will be top 10 in India. If you achieve even 40%, even achieve you 30%, you will be appointed either Group A allied services or either Group B of allied services. So these are the syllabus. When we study preliminary examination, GS first of pre-examination is equal to GS first, second, third of mains examination. That is corresponding. And GS 4 GS second of the pre-examination is corresponding GS 4 of the mains examination. So study should require on the basis of the mains components. इसकी स्टडी मेंस कंप्लीट पर होनी चाहिए. स्पेशल प्री की पढ़ाई तो होनी नहीं चाहिए. स्पेशल प्री करने पर आपके टाइम भी जाएगा, हिंदी भी जाएगा. आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी ये भी कंप्लीट होगी और ये भी कंप्लीट. जी धन्यवाद सर. सर अगर हम वेरी शॉर्ट में सर आपसे ये पूछना चाहें, हम आपका बहुत कम वक्त लेंगे सर. अगर हम ये पूछना चाहें सर एज अपना सेकंड क्वेश्चन कि कुछ रेफरेंस बुक अगर बच्चे को पता हो
जो उसके क्षेत्र में मिल जाएं, और कुछ ऐसी जो हाँ गाइडलाइंस बुक देख सकती हैं, प्लीज सर। देखो, रेफरेंस बुक तो पढ़नी होगी। विदाउट रेफरेंस कोई कंपटीशन निकल ही नहीं सकता। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर स्टडी मटेरियल भी देता है तो कोई भी स्टडी मटेरियल एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अब हिस्ट्री है तो पूरी हिस्ट्री नहीं हो सकती, ज्योग्राफी है तो पूरी ज्योग्राफी नहीं हो सकती। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। टेक्स्ट इज द बेस्ट, टेक्स्ट के सिवा कोई नहीं है, लेकिन पढ़नी है एक स्ट्रेटजी से। अब जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आप एक तो बेसिक बातें हैं कि क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए। ये एनसीईआरटी उसके लिए है जो अभी तक पढ़ाई तो करा है स्कूल में, खासकर हिंदी बेल्ट के लिए एक समस्या है। हिंदी बेल्ट के स्कूल में जो मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलता हूँ, वो बच्चे में वो स्टेमिना नहीं देखता मैं, यानी वो दम नहीं देखता। एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, या इंस्टीट्यूट में भी आता है क्लास लेने के लिए तो पहले वो डेमो मांगता है, जबकि उसे खुद पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हिंदी बेल्ट में मोस्टली क्या है कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो काफी लो हो गया है। पढ़ाई होती ही नहीं, शिक्षा मित्र के नाम पर या तो पढ़ाई हो रही है या टीचर्स ही नहीं है, या बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट की पॉलिसी ऐसी होती है, इंग्लिश भगाओ आंदोलन होता है कि इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, और आगे सारे कंपटीशन इंग्लिश से ही है। मैथ्स नहीं पढ़ाते, इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो जहां तक देखा गया, जो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन है कि खासकर स्टेट की पॉलिसी है जिस कारण से हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट है पुअर हो रहे हैं और उनका रिजल्ट का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, उस रूप में नहीं आ रहे जैसे आना चाहिए। जबकि आज से 15 वर्ष पहले उनका रिजल्ट काफी अच्छा होता था, क्योंकि स्कूल में फोकस होती थी पढ़ाई की। अब पढ़ाई की सेकेंडरी हो गई, लेकिन क्वेश्चन आपको पेपर में पढ़ना होगा। तो आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है, न स्कूल में पढ़ाया गया, उसी चीज को जो आपको स्कूल में सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ना था, आपको अब हायर लेवल में पढ़ना है। अब जरा सोचो कि 9वीं 10वीं का पेपर पढ़ करके कोई सिविल सर्वेंट बनना है तो हर कोई बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको उसे बेस का क्लियर करना होता है। अब प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री का जनरल बातें क्या, उसे पढ़िए। यूपीएससी में नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री का काम क्या है, यूपीएससी में नहीं पूछता राष्ट्रपति का काम क्या है। ये एनालिटिकल स्टडी होगा। जब आप पूरे स्ट्रक्चर की आपने स्टडी है तो आप कर सकते हैं। देखते ये तरीका है। इसलिए एनसीईआरटी आप 6 to 12 तो पढ़िए ही पढ़िए। अगर खासकर आपने स्कूलिंग के दौरान में ठीक से पढ़ाई नहीं करी है तो आपके बेस के लिए होगा। उसके बाद रेफरेंस बुक है, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए आप पढ़िए बिपिन चंद्रा की किताब है। इंग्लिश में पेंगुइन पब्लिकेशन का है, और हिंदी मीडियम में आता है हिंदी विश्वविद्यालय का, उसी का आता है सतीश चंद्रा का, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री में है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एल भाषम पढ़िए। एल भाषम एक बहुत अच्छी किताब है, शायद मार्केट में कभी मिलती है, उसे पढ़िए। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सारा फंडा क्लियर कर देगा। मेडिकल के लिए आप एंशिएंट जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उस पर ही डिपेंड रहिए, अथवा फिरदौस अनवर की किताबें आती हैं मध्यकालीन भारत, उससे आप देखिए। ज्योग्राफी के लिए आपके पास एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है बेस क्लियर करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर आईएएस के लिए जा रहे हैं आप, तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर खुल्लर की किताब पढ़िए, और फिजिकल के लिए डॉक्टर माजिद हुसैन, उनकी किताब है जिसमें इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा, वो आपकी कवर हो जाएगी। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी किताब होती है डीडी बसु, दुर्गादास बसु की किताबें हो गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट आती है, और उस गजट में पॉलिसी होता है, आपकी पॉलिसी भी कवर हो जाएगी, और गजट के थ्रू जो क्वेश्चन बन रहा है वो भी कवर हो जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप CSIR की मैगजीन्स है, उसे आप देखो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और कोई भी जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के तहत आप ये देख लीजिए, उसमें जो भी पॉलिसी आती है साइंस टेक्नोलॉजी की और इकोनॉमी की, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी सिर्फ पॉलिसी आता है, आपके थ्योरी पेपर नहीं आते। लेकिन थ्योरी पेपर आप समझेंगे तभी उसका एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। एथिक्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब सफिशिएंट है। सिर्फ एक ग्रोवर साहब की किताब है गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, वो आपको सपोर्टिंग मटेरियल हो सकता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासनिक व्यवहार, कार्मिक प्रशासन, उत्तरदायित्व नियंत्रण और
भारत में लोक सेवाएं, पंचायती राज, कानून व्यवस्था, ये सारे आपको काम आएंगे और उसी केस स्टडी पर उसमें क्वेश्चन होता है। ये आपके रेफरेंस में किताबें होंगी। सर अगर कुछ जैसे हम लोग इंटरव्यूज देखते हैं या फिर बच्चे कहीं यूट्यूब पे या किसी कोचिंग्स के थ्रू अगर यूट्यूब के सेशन देख रहे होते हैं कि इंटरव्यू किस तरीके से अपना सुधारा जाए, या वो बच्चे जो मेंस तक जा पा रहे हैं अपनी कोशिश करके लेकिन इंटरव्यू में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास पब्लिक की तरफ से थे, उसमें से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा ड्यू टू टाइम। सर एक क्वेश्चन हमारा ये था कि यदि एक व्यक्ति सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भर चुका है, उसका प्री और मेंस क्लियर है, परंतु वो एग्जाम जो था वो उसका या तो लास्ट अटेम्प्ट है या तो उसकी उम्र की समय सीमा की वजह से वो उसका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो इंटरव्यू में वो गलतियां ना करे, या कुछ आपकी तरफ से एक ऐसी टिप्स जो वो उसे करना है और जो उसे नहीं करना है? क्योंकि जब तक कैंडिडेट सामने नहीं होगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं समझा जाएगा, तब तक इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास लास्ट रिपोर्ट है। तो उसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी आखिर गलतियां क्या है, कहाँ है, तो उसकी लैंग्वेज कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, अपनी क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई कर पाता है, कॉन्फिडेंट कितना झलक रहा है, ये सारी उसमें दिखनी चाहिए। टू दी पॉइंट जवाब दे पा रहा है कि ओवर स्मार्ट बन के प्रश्नों को घुमा रहा है या झूठ बोल रहा है, वो सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज पे आ जाती है। अभी इंटरव्यू क्या है, पूरे होल लाइफ की पर्सनालिटी का एग्जाम है, वो 2 मिनट में जज करने हैं एक्सपर्ट्स को, वो तभी होगा जब वो कैंडिडेट फेस टू फेस होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट की अपनी पर्सनालिटी होगी, उस पर्सनालिटी के आधार पर उसे समझे जा सकते हैं। और अगेन पर्स। जी सर, धन्यवाद सर। सर अगर इसी की बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल सर मेंस की परीक्षा अगर किसी विद्यार्थी ने पूरी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज में दी है, फॉर एग्जांपल मैं अगर हिंदी की बात कर लूं सर, वो उसने मेंस की सारी परीक्षाएं और वो क्वालिफाई होता गया और वो हिंदी मीडियम से थे, उन्होंने हिंदी में लिखा है, परंतु वो अपना जो मीडियम है अगर इंटरव्यू में चेंज करना चाहते हैं, या इसी स्थिति को उल्टा ले लें सर, अगर उन्होंने मेंस को इंग्लिश में लिखा है, वो लिखने में सेटिस्फाई हैं, कैपेबल हैं, लेकिन वो जो इंटरव्यू है उसमें वो हिंदी में ही अच्छे तरीके से देना चाहते हैं, तो क्या सर ये पॉसिबल है कि बोर्ड की तरफ से उनके मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा, या उनकी रैंकिंग या उनके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ओवर टू यू सर। नहीं होगा, उसने मीडियम इंग्लिश थी, इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है इंटरव्यू देगा, कोई समस्या नहीं है। ओके, मतलब सर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रैंकिंग का जो होता है, वो जो रैंकिंग बनती है ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज पे, तो उसमें वो इंटरव्यू में भाषा के आधार पर जो है वो छटनी नहीं करते। नहीं, सवाल नहीं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जब मीडियम आपने मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश रखा तो इंग्लिश ही रखिए, मीडियम ही बदलोगे, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। इंटरव्यू में आपको प्रभाव पड़ेगा, मार्क्स पे या कैडर में रैंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर, मतलब हम अपनी प्रायोरिटीज को सर चेंज ना करें, इससे हमारे जी कैरेक्टर पे प्रभाव पड़ सकता है बोर्ड की आंखों में। आपके पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ा, मार्क्स पे नहीं पड़ा, रैंक पे नहीं पड़ा, और इंटरव्यू पर्सनालिटी ही जज करती है। धन्यवाद सर। सर हमारी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि अगर आज की इस महामारी के चलते जैसे कि बच्चे जो हैं वो अपने लाइव सेशन क्लास से छूट गए हैं, मतलब क्लासरूम जो है वो उनका छूट गया है, और क्योंकि इंडिया नहीं ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, अब तो खैर वो ठीक हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि एग्जाम ये निकला और अभी आगे आने वाला प्री या मेंस का एग्जाम है सर, या फिर स्टेट लेवल सर्विसेज भी हैं, बहुत सारी निकल रही हैं, तो सर उन बच्चों को आप कोई संदेश देना चाहते हो कि वो क्या टिप्स अपना लें? मैं बुक्स की या रेफरेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो एक एक्सपर्ट एडवाइस आपकी तरफ से हो कि वो क्या करें क्या ना करें अपने घर पे रह के पढ़ने की। इसका नाम ही महामारी है, यानी आफत आई हुई है, राइट। तो इसका एक तरीका ऑनलाइन तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक जो फील आती है क्लास की, मैं भी क्लास ले रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन वो जो मजा आता है वो मजा ही नहीं आता, और जब पढ़ने पढ़ाने में मजा ही नहीं है तो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती।
आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाएगी लेकिन इफेक्टिव नहीं होगी। आप ऑनलाइन में लेकर के आपको अपनी किताबें पढ़िए, कोई इंटरेक्टिव नहीं होता। स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो बच्चों को बोल रखा है कि मुझे मजा ही नहीं आता। कोई भी टीचर, आप सोचो एक कम्युनिकेशन में एक टॉपिक है, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को पब्लिक एड्रेस में, एक आदमी अकेला क्लास में जाकर बोले तो एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। ये तो एबनॉर्मल की तरह हुई ना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस समझ नहीं पा रहा, आपकी आंखें रीड नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, तो वो इंटरेक्टिव नहीं है। और आज के दौर में तो चूंकि महामारी है, पेंडेमिक है, तो समस्या तो है, तो महामारी में सब कुछ मारी गई। वो आपको मदद हो सकता है, थोड़ी सपोर्टिव हो सकती है, और ये उसके लिए है जो मैच्योर्ड है, ये मैच्योर्ड के लिए नहीं है। भाई आपने पूरा पढ़ रखा है, राइट, पूरा पढ़ने के बाद कहीं ऑनलाइन से कुछ मदद मिलती है तो आप एक सपोर्टिंग मटेरियल ले सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल इनोसेंट है, एबीसीडी से स्टार्ट ही कर रहा है, उसके लिए ऑनलाइन क्या, वो दिखते हैं। जब तक हैप्पीनेस फील नहीं हुई तो पढ़ाई कैसी? जब टीचर से इंटरेक्टिव नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं हो सकता, तो दिखते हैं। जी, मतलब सर ओवरऑल हम एज अ एक्सपर्ट गाइडेंस ये कहेंगे कि आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना होगा। कोई भी महामारी या कोई भी वक्त आपका चेंज करे तो उससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपकी जिंदगी के ऊपर। ये एग्जाम एक ऐसा है जो निरंतर आपसे पढ़ाई मांगता है, आपकी जी। स्लो एंड स्टडी बेस्ड नरेश, आपको पढ़ाई तो करती ही रहनी पड़ेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना एक वक्त हमें दिया सर। और हाँ, एक डिटेल सिलेबस जो कि हमें कहीं से देखने के लिए नहीं मिलता था, आपने बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्री से लेकर मेन से लेकर हर एक तरह की बात करी। आपने क्वेश्चन मार्क्स तक बताया, आपने एक डिटेल सिलेबस बताया, आपने रेफरेंस बुक बताया, और हम आशा करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं या जो हमें देखेंगे उनको एक डीप स्टडी के बारे में पता लगेगा, साथ ही साथ ये पता लगेगा क्या करें क्या ना करें। और हाँ, अपना संयम ना खोएं, कोई महामारी आपका कुछ कर नहीं सकती अगर आप दृढ़ निश्चय से लगे हुए हैं। जैसा कि सर ने कहा है, हमेशा से मैंने अगर क्लास अटेंड करी है आपकी, तो बिल्कुल मैंने ये बात सुना है कि हाँ, टाइम की वैल्यू होती है, टाइम टू टाइम आप कोई भी काम करिए, सतर्क रखिए, और जैसा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे बढ़ते रहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।